था शहर जो रात को भी नहीं सोता, लेकिन इसमें बसा बैनर्जी मैंसन हुगली नदी के उस पार पसर चला था। घड़ी की छोटी सुई एक पर पहुंच चुकी थी। सन्नाटा बिना पलके झपकाए बस रात को एकटक ताक रहा था। साइकिल से देर रात घर पर लौट रहे गार्ड को अचानक बीच सड़क में लघु शंका लगी, पर वो साइकिल सड़क पर नहीं रोक सकता था, क्योंकि गली के कुत्ते अक्सर मौके की फिराक में रहते हैं और गार्ड साहब को कुत्ते से बेहद डर लगता था। साइकिल चलाते हुए गार्ड साहब को एक बड़े मकान का काला गेट खुला हुआ दिखाई दिया और कुत्तों द्वारा काटे जाने की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए उन्होंने जोर से पैर चलाए और साइकिल सीधे हवेली में जाकर रोक दी। हवेली में ताला लगा होने के कारण गार्ड अंदर तो नहीं जा सकता था, पर किसी का ना होना भी उसके लिए फायदेमंद था, जिसके चलते उसने झाड़ियों में अपनी लघु शंका मिटाई। इससे पहले कि वो अपने रास्ते को चलता, अचानक हवेली के लाल दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। गार्ड साहब को ये बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने जब दरवाजे पर कान लगाए तो उन्हें भीतर से तेज गतिविधियों की आवाज़ें साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। बिना देर किए हुए गार्ड साहब अंदर गए और कुछ देर बाद बाहर आई तो सिर्फ उनकी लाश। कोई सुनसान हवेली में उनकी चीख सुनता भी तो फिर कौन मौलवी साहब अपनी बेटी साजिया के साथ कलकत्ता से दूर इस हवेली में रहने आए। दरअसल कभी इस हवेली के जमींदार मौलवी साहब के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। जमींदार की मौत के बाद इनके बच्चे तो विदेश चले गए, पर जाते जाते मौलवी साहब के लिए ये हवेली छोड़ गए। पिया, तुम मुंह धो लो, हम खाने का बंदोबस्त करते हैं। नहीं अब्बा, आप आराम कीजिए और खाने की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। आज हम ऐसी बिरयानी बनाएंगे कि आप गोश्त के साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। है, तू भी वैसे एकदम अपनी माँ की तरह है जिद्दी, पर अगर मदद की जरूरत पड़े तो बुला लेना। इतना कहते ही साजिया रसोई घर में गई और गैस जलाकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगी। दूसरी ओर मौलवी साहब भी अंदर अपने ट्रंक को खोलकर कमरे को जमाने लगा। मौलवी साहब अभी बिस्तर का गद्दा बिछा ही रहे थे कि उनकी नज़र पलंग के कोने पर पड़ी। एक कमीज पर गई। उन्होंने कमीज को उठाकर देखा तो पाया कि कमीज पर सहा लाल रंग था, वो सूख चुका था। उन्होंने उस कमीज को एक आम कपड़ा समझ उससे कमरे की धूल उड़ाने लगे। मौलवी साहब इस बात से बेखबर थे कि यह उसी गार्ड की कमीज थी जो हफ्तों पहले इस हवेली में आया तो था, पर कभी वापस नहीं जा पाया। मौलवी और साजिया खाना खाने बैठे। दोनों को खाते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मौलवी साहब को चावलों के बीच कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने जब उसे उठाया तो उन्हें वो जला हुआ गोश्त का एक आम टुकड़ा लगा, पर जैसे ही वो उसे गौर से देखने के लिए आंख के पास लाए तो पाया कि वो एक मरा हुआ चूहा था। मौलवी साहब के हाथ कांपे और उन्होंने उसे फेंकते हुए एकदम से उल्टी कर दी। साजिया की नज़र जैसे ही चूहे पर पड़ी, उसने भी अपनी प्लेट को किनारे पर कर मुंह में से खाए आखिरी निवाले को थूक दिया और अपने पिता, कसम से अब्बा, हम कसम खा के कहते हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ से आ गया। अरे कोई बात नहीं बिटिया, इसमें तुम्हारी गलती थोड़े ना है। ये तो उस कसाई की ही गलती है जिसने तुम्हें ये गोश्त दिया है। तुम चिंता मत करो, हम बाहर जाकर खा लेंगे। इतना कहकर साजिया और मौलवी साहब घर को ताला लगाकर बाहर चल दिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें जाता हुआ कोई छत से देख रहा था, जिसके हाथ खून से सने हुए थे। रात को बाहर से खाना खाने के बाद दोनों बाप बेटी घर के पीछे वाले बगीचे में टहलते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हमें माफ़ कर दीजिए ना। अरे साजिया, फिक्र मत करो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी अम्मी ने शादी की सालगिरह पर खीर जला दी थी। है और फिर हम दोनों ने उसको 1000 बार सुन चुके हैं अब्बा ये कहानी। कभी कभी अम्मी की तो बहुत याद आती है। बाप बेटी इससे पहले कि कुछ और यादें ताज़ा करते, उन्हें पेड़ की शाखा के ऊपर एक अजीब सी आहट सुनाई दी। दोनों ने जब नज़र उठाकर ऊपर की ओर देखा तो एक और पेड़ की शाखा पर बैठे एक इंसानी हाथ को कच्चा चबा रही थी।
उसकी बाजू से टपकता खून गार्ड की मिट्टी से जस होता हुआ उसे लाल कर रहा था। जैसे ही उन दोनों की नज़र उस औरत से मिली तो उसने अपने खूनी होठों से मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, खाना चाहोगे आप? क्या 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 कौन कौन हो तुम? और ये? मेरा नाम सोमना है, जमींदार बाबू की छोटी पत्नी। सालों से उन्हें ढूंढ रही हूँ और कोई मुझे बता ही नहीं रहा। और जब कोई मुझे कुछ नहीं बताता तो क्या, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं उसे खा जाती हूँ। क्या आपको पता है जमींदार बाबू कहाँ हैं? फिर अप्पू। माँ के गुस्से के उबाल को देख दोनों बाप बेटी दौड़ते हुए अपने कमरे में जा पहुंचे और कुंडी लगाकर बिस्तर के कोने में दुबक कर बैठ गए। कुछ देर तो सोमना ने दरवाज़ा पीटा और फिर शांति ने माहौल को एकदम भयानक रूप दे दिया। इससे पहले कि बाप बेटी हिम्मत करें दरवाज़ा खोलते उन दोनों की सेलिंग पर किसी के नाखून कुरेदने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने तेज चलती सांसों के साथ जैसे ही ऊपर देखा तो सेलिंग पर सोमना को पाया, जो नाखून गाड़ते हुए दीवार पर उल्टे मुंह उन्हें ही देख रही थी। और उसके बड़ा सा मुंह खोलते हुए दोनों बाप बेटी पर खून और मरे हुए चूहों की बरसात हो गई। साजिया पर खून के छींटे पड़ते ही वो वहां से भाग गई, पर मौलवी साहब मौके पर ही बेहोश हो चुके थे। बहरहाल जब साजिया लोभी में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसके अब्बा तो कमरे में ही रह गए। साजिया तो सर से पैर तक कांप रही थी। किसी तरह शरीर में हिम्मत जुटा ठिठुरते कदमों से कमरे में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर हक्की बक्की रह गई। उस कमरे में एक छोटा सा लैंप जल रहा था और पलंग पर खून और मरे हुए चूहों का नामो निशान तक नहीं था। कुछ देर पहले उसके और उसके पिता के साथ जो कुछ घटा यह साजिया को समझ से परे था। बहरहाल उसने अपने अब्बा को ठीक से बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को कॉल लगाया। डॉक्टर ने तुरंत ही आकर मौलवी साहब की नब्ज देखी और कुछ इंजेक्शन दिए और साजिया के हाथ में दवाइयों का पर्चा थमाकर चले गए। साजिया दवा लेकर घर की ओर जा रही थी कि रास्ते में एक अनजान आदमी ने उसे रोकते हुए एक कागज दिखाया और कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम पंकज है, मैं यहाँ नया हूँ, क्या आप मुझे ये पता बता सकती हैं? ये तो मेरे घर का पता है। आपको भला यहाँ क्या काम? जी, मेरा एक रिश्तेदार है जमींदार घोष बाबू, उनके हिसाब से इस बंगले में कोई आत्मा डेरा जमाए हुए बैठी है और मैं ठहरा एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जो मैंने सोचा उस मकान में सचमुच एक आत्मा है। आप जल्दी मेरे साथ चलिए। पंकज जैसे ही उस मकान की चौखट पर पहुंचा उसने अपनी बैग से एक ईएमएफ मीटर निकाला और घर के चारों दिशाओं में घुमाने लगा। जैसे ही उसने मीटर घर के मुख्य लाल द्वार की ओर किया, मीटर पर रीडिंग 15 के पार पहुंच चुकी थी। इसका मतलब ये था कि वहां कोई है। ये देख साजा जरा विचलित हो गई, पर पंकज ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे डरो मत, ये पुराना घर है और पुराने घरों में आज के घरों की तरह वायरिंग में एलोपिड का इस्तेमाल नहीं होता। शायद इस घर के तारों में प्योर एल्युमिनियम है जो मीटर को इस तरह गुमराह कर रहा है। खैर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अब्बा अब्बा अंदर आराम कर रहे हैं। आप कहे तो उनको मत उठाना अभी, मैं शाम तक यहीं तफ्तीश कर रहा हूँ। मैं उनसे बाद में मिल लूँगा। पूरे घर के सभी कोनों की तफ्तीश करने के बाद जब रात को पंकज खाने पर मौलवी साहब से मिला तो उन्होंने बेहद गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। हे बरखुरदार, साजिया ने बताया तुम्हारे बारे में। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं जो तुम इन परिस्थितियों में हमारी मदद करने चले आए। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इस घर का चप्पा चप्पा छान मारा पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिस पर शक की सुई जाए। बाकी इस मकान की अफवाह भी लोगों के मन में शक का बीज बो देती है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, यह घर एकदम महफूज है। पंकज ने अपनी बात समाप्त की भी नहीं थी कि अचानक कमरे की बिजली चली गई और अचानक से टेबल के बीचों बीच जला एक लैंप और उसकी रोशनी में दिखा एक चेहरा जो किसी और का नहीं बल्कि सोमना का था, जिसकी आंखें नीली और होठों पर वही खूनी मुस्कान। उसने साजिया की प्लेट से मुट्ठी भर
चावल उठा मुंह में ठूसे और पंकज की ओर देखते हुए कहा, माफ करना, मैंने तुम्हारी बात पूरी नहीं होने दी। क्या कह रहे थे तुम ये घर महफूज है? तुम चाहती क्या हो इससे? जमींदार बाबू, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। वो काफी साल पहले चल बसे और उनका परिवार अमेरिका चला गया। आखिर तुम लगती कौन हो उनकी? उनकी नौकरानी थे हम। काम के बदले तनख्वाह और मन के बदले जेवर देते थे हमें। देखना चाहोगे कैसा मन बहलाते थे? अरे नहीं नहीं, सोमना, सब जानते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं तुम्हें एक अंधविश्वास समझता था, पर तुमने मेरे वहम दूर कर दिया। जमींदार बाबू के कर्मों की सजा तुम इन्हें मत दो प्लीज। तुम इन्हें जाने दो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। मेरे कुछ सपने थे। मैं किसी की रखेल नहीं, बीवी बनना चाहती थी। जमींदार बाबू ने सही तो तुम ही सही, मैं इन्हें एक शर्त पर जिंदा बख्शूंगी। अगर ये दोनों सुबह तक ये घर छोड़कर चले जाएं, वरना सब मारे जाएंगे, सब के सब। सोमना की भूतिया हंसी के साथ टेबल पर पड़ा लैंप जोर से फट गया और वो गायब हो गई। कुछ पलों के बाद जब बिजली वापस आई तो सबकी प्लेटों में चावल के साथ एक एक मरा हुआ चूहा भी था। मौलवी साहब और साजिया ने तुरंत अपना सारा सामान बांधना शुरू किया और टैक्सी पकड़कर रातों रात उस हवेली से निकल गए। पंकज उस हवेली के सामने खड़ा था और वो फिलहाल दरवाजे की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोला, सोमना, अब मेरे और तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं है, तो आ जाओ। पंकज के इतने कहते ही घर की स्ट्रीट लाइट फड़फड़ाई और वो लाल दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे के खुलने के साथ सोमना चपरासन की मुद्रा में रेंगते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। माहौल में एक बहुत ही भयानक नुमा शांति पसर चुकी थी कि तभी इस शांति को चीखते हुए पंकज ने कहा, बस करो सोमना, वो मौलाना और उसकी बेटी चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। अब जो अब तक सबके खून की प्यासी थी, अब अचानक साधारण लड़की की तरह खड़ी हुई अपने कमर से रुमाल निकालकर मुंह से खून पोंछते हुए बोली, शुक्र है बूढ़ा भाग गया, नहीं तो पता नहीं कितने दिन ये ड्रामा करना पड़ता। डायरेक्टर बाबू, अब क्या इरादा है? बूढ़ा तो भाग गया और मकान भी हमारे लिए छोड़ गया। अब रात भी जवान है और हम भी। तो मर्दों के दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है ना। खैर छोड़ो, ये थिएटर करना सही से काम आया। आओ तुम्हें रबड़ के चूहों की बिरयानी खिलाती हूँ। तो विश्वास नहीं हुआ ना, पर यही सच है। पंकज और जोया इस मकान पर कई महीनों से नज़र गड़ाए बैठे थे। उन्होंने मौलवी को खत लिखकर कई बार इस मकान को बेचने के लिए कहा, मगर मौलवी हमेशा जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार दोनों ये प्लान बनाया और सोमना के भूत और उसकी कहानी का फायदा उठाया। बूढ़े को डराया, फिर भले ही वो पेड़ पर बैठी सोमना हो या बिरयानी में निकले मरे हुए चूहे या फिर डाइनिंग टेबल पर लैंप का फूटना, टेबल पर थरथराना सब उनके प्लान का ही हिस्सा था। पर शायद सोमना के भूत का जोया की जगह लेना पंकज के प्लान का हिस्सा नहीं था। क्या पंकज को कभी सोमना का पता चल पाएगा? अब तो समय ही बताएगा कि क्या होगा आगे इस लाल दरवाजे या रेड डोर के पीछे। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी रेड डोर यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई नई कहानी है तो आप मेरे चैनल पर भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी दमदार कहानी भी मैं अपने चैनल पर बोल सकूं। धन्यवाद।